हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स का एनुअल रिपोर्ट 2021-22 रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि अराउंड 53% सैलरी वर्कफोर्स के पास किसी भी तरह का सोशल बेनिफिट नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कहने का मतलब प्रोविडेंट फंड का एक्सेस, पेंशन, हेल्थ केयर और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जैसे चीज़ों का लाभ वह नहीं ले पा रहे हैं। मर्सर CFS एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अनुसार इंडिया को 40 आउट ऑफ 43 रैंक दिया गया है। कहने का मतलब 43 कंट्री में इंडिया का रैंक 40 है बाय प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी को लेकर कौन कौन से एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से इश्यूज और चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म को लेकर इंडिया को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और इंडिया को सोशल सिक्योरिटी को लेकर दूसरे कंट्री से क्या सीखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोशल सिक्योरिटी है क्या। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी एक तरह का प्रोटेक्शन है जो कि इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड को एक्सेस टू हेल्थ केयर इंश्योर करता है, इनकम सिक्योरिटी गारंटी करता है ओल्ड एज के केस में और अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। यदि कोई पर्सन बीमार हो जाता है या फिर वर्क के दौरान किसी भी तरह का इंजरी हो जाता है, मैटरनिटी या फिर ब्रेड विनर के लॉस के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसे सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी में वेरियस टाइप ऑफ सोशल प्रोटेक्शन कवर होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और ग्रेजुइटी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कंसोलिडेट और सिंप्लीफाई करता है 9 प्रीवियस लॉ रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी। इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों कवर किए जाते हैं और इसमें रिटायरमेंट पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सिक पे एंड लीव्स और पेड पेरेंटल लीव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड प्रोविजन का बात करें तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और इसके साथ साथ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को भी कवर किया जाता है। इस स्कीम के द्वारा रिटायरमेंट के समय पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोवाइड करता है। थर्ड बात करें तो एम्प्लॉयज के लिए स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। वैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज जो कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम कमाते हैं, उसके लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के तहत मेडिकल केयर एंड कैश बेनिफिट सिकनेस के केस में एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के समय कैश प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा 18 से 40 साल के उम्र में इसमें कुछ पैसे हर महीने जोड़े जाते हैं और उसके बाद आफ्टर 60 ईयर्स एज ए रिटायरमेंट पेंशन पर मंथ उस बेनिफिशरीज को मिलता है। ये इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं सभी के लिए है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और टैक्स बेनिफिट को ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP। ये एक सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ वेलफेयर प्रोग्राम भी है जो कि एज्ड पर्सन को, विडोज को, डिसेबल्ड पर्सन और वैसे फैमिलीज जिसमें कमाने वाला व्यक्ति है उसका डेथ हो गया है तो उसके लिए सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से इश्यूज और चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट चैलेंजेस का बात करें तो लैक ऑफ एडिक्वेट बजटरी एलोकेशन। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सेटअप किया गया था जिसमें इनिशियल फंड एलोकेशन मात्र 1000 करोड़ था जो कि एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट से बहुत ही कम। जो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है वो 22,841 करोड़ का है, लेकिन मात्र 1000 करोड़ रुपीस का ही एलोकेशन देखने को मिलता है। तो ये दिखाता है गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है एज अ की कंपोनेंट्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट एजेंडा और सफिशिएंट रिसोर्स का एलोकेशन भी सही से नहीं कर पा रही है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इश्यूज का बात करें तो पुअर फंड यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फंड का सही प्रकार से इस्तेमाल ना हो पाना और उसका सही मैनेजमेंट ना हो पाना, ये भी एक इश्यूज बना हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कैग के द्वारा 1927 करोड़ ऑडिट किया गया था नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड स्कीम के लिए, लेकिन इसका कभी यूटिलाइज किया ही नहीं जा सका। सिमिलरली जो सेस का कलेक्शन किया गया है इसका यूटिलाइजेशन दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए किया जाना था
लेकिन बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 94% ऑफ मनी खर्च ही नहीं किया गया है। ये एग्जाम्पल्स इंडिकेट करता है कि जो फंड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में एक गैप देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे पैसे अंडर यूटिलाइज है और एक तरह से पब्लिक मनी का वेस्टेज है। थर्ड चैलेंजेस का बात करें तो करप्शन एंड लीकेजेस। सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज और इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे करप्शन और लीकेजेस सामने देखने को मिलते हैं। यदि एग्जाम्पल का बात करें तो हरियाणा के केस में कैग के द्वारा रिवील किया गया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का उसमें मात्र 98.96 करोड़ का ट्रांसफर ही देखने को मिला था और इसमें बेनिफिशरीज के आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन में बहुत सारे लूपहोल्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इंश्योरेंस फ्रॉड, ब्राइबरी, नेपोटिज्म और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है सोशल सिक्योरिटी फंड के एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। फोर्थ इशूज़ का बात करें तो जो कवरेज और बेनिफिट्स है वो इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के लिए जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 2006 से ही 200 रुपये पर मंथ देखने को मिलता है, जो कि पर डे मिनिमम वेज से बहुत ही कम है। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कुछ स्कीम को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल का बात करें तो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसका फोकस है ओल्ड एज पुअर इंडिविजुअल, जिसका कि घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, तो उसको मात्र 75 रुपये पर मंथ एज ए पेंशन दिया जाता है। तो इससे बहुत सारे एल्डरली पीपल जिसका कुछ अर्निंग होता है लेकिन स्टिल इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस करते हैं और इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं, वो इससे बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस का बात करें तो बजटरी कट। तो इसमें जो मनरेगा एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सोशल वेलफेयर के साथ साथ रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, तो इसको गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के द्वारा लगातार इसमें बजटरी कट्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इशूज़ का बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिवाइड। बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ट्रांजिशन डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है, रजिस्ट्रेशन के लिए और डिसबर्समेंट के लिए। और क्योंकि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का कमी देखने को मिलता है, तो ये एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है जो कि इस तरह के प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन में हैम्पर करता है। सेवेंथ है इनफॉर्मल लेबर सेक्टर। अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है 91% ऑफ इंडिया का लेबर वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जो कि संख्या के दृष्टि से अराउंड 475 मिलियन वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स और फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं होता है। तो ये भी एक इंडिया के लिए इशू है। तो इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए। तो फर्स्ट है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको यूनिवर्सल बना देना। इंडिया में जितने भी स्कीम चल रहे हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड उसको कंसोलिडेट करके यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी बना देना पूरे इंटायर लेबर वर्कफोर्स के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से हायर और फायर पॉलिसीज देखने को मिल रहा है स्पेशली गिग वर्कर्स में, वैसे वैसे इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनका जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है। तो इस समय जरूरी हो जाता है कि जो हमारे सोशल सिक्योरिटीज है उसको यूनिवर्सल कर देना चाहिए। सेकेंड है ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का जरूरत है। फॉर फॉर्मर वर्कर ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको बढ़ाना चाहिए। इसके कंट्रीब्यूशन में दोनों को इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी, तो उसके कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना चाहिए। जो इनफॉर्मर वर्कर का कंट्रीब्यूशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वेदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज में काम करता हो। इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज को फॉर्मलाइज करने के लिए इंकरेज करना चाहिए और इससे ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा एक्सपेंड होगा। थर्ड बात करें तो वल्नरेबल वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट को सब्सिडीज और सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि वैसे वर्कर्स जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो अर्निंग, सभी को बेसिक सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट मिल सके। फोर्थ है डिजिटाइजेशन एंड ई श्रम पोर्टल। गवर्नमेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, डिलीवरी, मॉनिटरिंग और सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज का इवोल्यूशन हो सके, उसको इवेल्युएट किया जा सके और उसके इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ई श्रम प्लेटफॉर्म के एक्सपेंशन से और डिजिटाइजेशन एफर्ट से वैसे वर्कर्स जो कि सोशल सिक्योरिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं उसका इनरोलमेंट किया जा सकता है और उसके कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। फिफ्थ स्टेप है एम्प्लॉयर्स के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग और फॉर्मलाइजेशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सकेगा। सिक्स्थ स्टेप का बात करें तो पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड का प्रोविजन किया जाना चाहिए। पूरे देश में एक जैसा लेबर फोर्स कार्ड
उपलब्ध हो सके उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए, और इसका जो कवरेज है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ साथ गिग वर्कर को कवरेज को बढ़ाना चाहिए। 7th स्टेप का बात करें तो जो सक्सेसफुल स्कीम है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। सक्सेसफुल स्कीम लाइक बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम, इसके कवरेज को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए ताकि ब्रॉडर रेंज ऑफ वर्कर्स को कवर किया जा सके। 8th स्टेप का बात करें तो स्पेसिफिक वर्कर ग्रुप को एड्रेसिंग करना चाहिए, जैसे कि स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए वल्नरेबल वर्कर ग्रुप को, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स, माइग्रेंट, इनको लेकर सोशल सर्विसेज कवरेज को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, जैसे कि चाइल्ड केयर और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइज करवाने से ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। 9th स्टेप का बात करें तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसमें जो बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाना चाहिए और इसमें जो कवरेज है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इंडिया दूसरे देशों से क्या क्या सीख सकते हैं। तो ब्राज़ील में मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन के पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है, जो कि वर्कर्स के लिए इनकम रिप्लेसमेंट का प्रोविज़न किया गया है। तो इंडिया को इस ब्राज़ील के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और जो सोशल असिस्टेंस के लिए कवरेज है उसको बढ़ाना चाहिए, एज वेल एज फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और इफिशियंसी के इंश्योर करना चाहिए। हम लोग जर्मनी से भी सीख सकते हैं। जर्मनी में वेल डेवलप्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिलता है दैट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंश्योरेंस। इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स वेरियस स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे बेनिफिशरीज को पेंशन, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म केयर और फैमिली अलाउंसेस भी दिया जाता है। तो इंडिया को जर्मनी से सीखना चाहिए, जर्मनी के सोशल इंश्योरेंस मॉडल को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट सिंगापुर मॉडल का बात करें तो सिंगापुर में एक यूनिक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सेविंग्स। वहाँ पे हर एक वर्कर को रिक्वायर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में अपना कुछ पैसा को सेव करे, जो कि रिटायरमेंट, हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन में यूज किया जाता है। तो इंडिया को सिंगापुर अप्रोच को वहाँ से सीखकर अपनाना चाहिए ताकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसेट्स एक्यूमुलेशन को प्रमोट किया जा सके। तो कंक्लूजन का बात करें तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया में एक रोबोस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जिसमें फंड का प्रॉपर एलोकेशन हो सके, रिसोर्सेज का ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन हो सके और जो मैकेनिज्म है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, यह एक पॉजिटिव स्टेप है बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने को लेकर फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग इकोनॉमी एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मेंस के जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। जो इंडिया का सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसको ओवरहोल करने की जरूरत है, तो इस संदर्भ में डिस्कस करना है इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उसमें कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और उसको एड्रेस करने के लिए कौन कौन से मेजर लिए जाने चाहिए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।